वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। सीटेट 2011 का ये क्वेश्चन पेपर है प्राइमरी स्टेज के लिए। तो इसमें हम देखेंगे इंग्लिश के सेक्शन को कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे इंग्लिश के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था पैरा से, जिसमें 121 से लेकर 126 तक के क्वेश्चन को कवर किया गया था। ये पैरा हमारा जो दिया गया है वो एक ओल्ड मैन को दिखाता है यहाँ पे, जिसकी पेट स्कीम है और उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देन लास्टली इसमें बताया गया है एक मिस्टर फोरियन है जिनको ओल्ड मैन के नाम से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, और वो जो है इट इज़ ऑफ द एडवांटेज टू द बोथ पीपल एंड टीचर। उन्होंने जो स्कीम बताई है वो जो है पीपल एंड टीचर दोनों के लिए बेनिफिशियल है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द स्कीम अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन वाज यूजफुल बिकॉज। ये जो स्कीम है वो ओल्ड मैन के जो है अकॉर्डिंग कैसे यूजफुल है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पे ओल्ड मैन ने ये बताया है, जो मिस्टर फॉरेन है उन्होंने ये बताया है कि इट वाज एक्सेलेंट फीडबैक फॉर द टीचर्स, प्रिंसिपल एंड स्कूल। उनके द्वारा बताया गया है कि फॉर द टीचर, मतलब कि टीचर के लिए जो है we soon get a pretty good idea what the child think of us and whether or not we are getting close to them। तो इससे जो है एक आइडिया मिल जाता है टीचर को कि बच्चा कितना समझ रहा है और टीचर उसे कितना समझा पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट हो जाता है ओल्ड मैन की स्कीम के लिए कि उससे जो है फीडबैक मिलता है टीचर्स, प्रिंसिपल एंड स्कूल के लिए। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पेट स्कीम इन लाइन फर्स्ट रेफर्स टू। पेट स्कीम जो है वो फर्स्ट लाइन में क्या रेफर करती है? पेट स्कीम का मतलब हो जाता है कि आ मेथड ही हैज़ एडवोकेटेड, एक ऐसा मेथड जिसे उन्होंने लगाया हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द ओल्ड मैन रेफर्स टू। एक ओल्ड मैन जो मिस्टर फॉरेन है उनका मतलब क्या है? मतलब रेफर्स टू वो कैसे यहाँ पे डिनोट किए गए हैं? तो जो ओल्ड मैन है उनको डिनोट किया गया है द हेड मास्टर कॉल्ड मिस्टर फॉरेन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द एडवांटेजेस ऑफ द स्कीम were many. Pick out of the disadvantages from the list given below। तो कई सारी एडवांटेजेस इसमें बताई गई हैं, लेकिन एक जो डिसएडवांटेज बताई गई है इस पेट स्कीम की वो ये हो जाती है कि समटाइम्स डिफ्लैटिंग टू द टीचर्स ईगो। तो ये कुछ टाइम जो है डिफ्लेक्ट करती है टीचर्स की ईगो को, यही इसकी डिसएडवांटेज हो जाती है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्केयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेडमास्टर मीन्स। हेडमास्टर के लिए स्केयर्ड का क्या मतलब था, क्या सेंस था? तो स्केयर्ड का सेंस हो जाता है कि दैट इवन ही वॉज नॉट अबाउट द स्कीम ही एडवोकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रुक एज अ वर्क जब यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, टू टॉलरेट इन द फर्स्ट पैरा। और एज अ नाउन जब यूज़ किया जाएगा ब्रुक का, तब इसका अर्थ क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। टॉलरेंस हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, सफ़र हो जाएगा या स्ट्रीम हो जाएगा। तो एज अ नाउन जब यूज़ करते हैं हम ब्रुक को तो इसका सेंस हो जाता है स्ट्रीम। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 127 से लेकर 35 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो सेकंड पैसेज में आएंगे। तो यहाँ पे 2 पैसेज होते हैं आपके। फर्स्ट पैरे में क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, देन सेकंड पैरे में भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पैरे की जो है, सेकंड पैरा में ये जो है फर्स्ट करके एक पैरा दिया गया है, देन सेकंड में ये पार्ट दिया गया है। तो इसमें करुणा वर्मा नाम से जो है एक लड़की है जिसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है।
देन सेकेंड पैरा है ये, उसके बाद थर्ड है सी में। तो ये पार्ट्स में दिया गया है, इसमें जो है आंसर करने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है इस पैरे से कि करुणा वर्मा इज bewildered at। तो करुणा वर्मा जो है वो bewildered क्यों हो रही हैं, तो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि आई डोंट नो हाउ शी डिड इट, शी सेज दैट अबाउट हर मदर। तो करुणा वर्मा ने ये अपनी माता के लिए कहा है, जिनका नाम है रेनू चोपड़ा। करुणा's childhood memories are of her father living late for the office so that by then her mother would be back from the work। तो इस तरह से जब उनके फादर नहीं रहे तो उनकी माँ ने उस जो है उस काम को करना चालू कर दिया था। ऑफ हर पेरेंट वर्किंग इन द सिंक to make sure that the kids were well taken care of her mother handling kitchen and classroom with ease। तो यहाँ पे बताया गया कि करुणा वर्मा जो है bewildered हो रही हैं अपनी मदर पे, हर मदर एबिलिटी टू कंबाइन हर करियर विद द हाउस होल्ड वर्क। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पे, जिसमें पूछा गया है कि डैश पेरेंट्स वर्किंग इन सी मीन्स। तो इसमें क्या सेंस है पेरेंट्स वर्किंग इन सी, सिंक का जो है क्या मतलब यहाँ पे लिया जा रहा है। तो इसका मतलब हो जाता है कि पेरेंट्स हैविंग स्टेज ऑफिस आवर्स एंड शेयरिंग हाउस होल्ड। तो पेरेंट्स जो हैं उनके करुणा वर्मा के वो ऑफिस का भी काम कर रहे हैं दोनों, और साथ ही साथ घर का भी काम संभालते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि करुणा टू वांटेड टू डू द बैलेंसिंग एक्ट। इन दिस सेंटेंस द टर्म बैलेंसिंग एक्ट इम्प्लाइज। बैलेंसिंग एक्ट का क्या मतलब है, इस जो है पूरे स्टेटमेंट में वो आपसे पूछा जा रहा है। बैलेंसिंग एक्ट का यहाँ पे सेंस हो जाता है कि उसकी जो मदर है वो हर एक काम को बहुत इजीली संभालती हैं बिना अपनी जॉब को जो है छोड़े। वो अपने बच्चों का भी ख्याल रख पाती हैं, टेक केयर कर पाती हैं, और साथ ही साथ अपने जो है जॉब में भी उन्होंने बैलेंस कर रखा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बैलेंसिंग एक्ट के सेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एज सी was living with her husband in Andheri, Mumbai, away from their families, dash dash dash। In this sentence, their families refers to। इसमें जो उनकी फैमिलीज हैं वो कहाँ से रेफर करती हैं, मतलब फैमिलीज का सेंस क्या है इसमें। इसके लिए हम देखेंगे इस पैरा की सेकेंड पार्ट को, जिसमें बताया गया है कि when her daughter was born, Karuna wanted to balancing act, but it did not turn out to be easy to steam। मतलब जब करना हुई तो उसकी मदर चाहती थी कि उनके हर एक काम में बैलेंस बना रहे, लेकिन ये करना easy नहीं था। For the starters, her parents' era was different from hers, as she was living with her husband in Andheri, Mumbai, away from his families, as resuming work would be have meant leaving her daughter with a maid while she was away. Her daughter's formative years would be spent with the outsiders, a thought that did not appeal to the Karna। तो यहाँ पे बताया गया है कि उनकी जो फैमिलीज का मतलब है वो करुणा के पेरेंट्स और उनके इन लॉज से है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, करुणाज पेरेंट्स एंड हर हस्बैंड्स पेरेंट्स प्रोबेबली लिव्ड। उनके पेरेंट्स जो है और उनके जो है इन लॉज कहाँ पे रहते थे। तो इसमें साफ साफ बताया गया कि जो करुणा उस अपने हस्बैंड के साथ रहती थी वो मुंबई, अंधेरी मुंबई में रहती थी, लेकिन जो उसके जो है पेरेंट्स कहाँ रहते थे, वो जो है सम अदर सिटीज़ में रहते थे, किसी और जो है शहर में रहते थे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे,
Karuna decided to quit her job because करुणा ने क्यों डिसाइड किया कि वह अपनी जॉब को लेफ्ट कर देगी। देन इस थर्ड पैरा के थर्ड पार्ट में बताया जा रहा है कि फॉर अ वुमेन हु वाज एनकरेज टू बी इंडिपेंडेंट, एक वुमेन जो अपने आप अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, थ्रू आउट हर लाइफ द डिसीजन टू बी क्वाइट एंड स्टे एट द होम इज डिफिकल्ट वन। तो उसके लिए ये जो टास्क होता है वो डिफिकल्ट होता है कि कैसे वो अपने सारी चीज़ों को मैनेज करके चलती है। इसके बाद बताया गया यहाँ पे कि जो है उसकी जो मदर थी वो अरेंज करती थी क्वाइट जॉब्स को, बिकम्स अ फुल टाइम मदर, जो उनके लिए फुल टाइम मदर का भी काम करती थी। फॉर अ करुणा बीइंग अ हाउस वाइफ इज, करुणा के लिए हाउस वाइफ बनना ये एक टफर टास्क था उसके लिए, और साथ ही साथ काम को भी मैनेज करना, इसलिए यहाँ पे उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसकी मदर ने ये उससे कहा कि आई हैव नो टाइम फॉर माई सेल्फ, क्योंकि अब जो है करुणा को एक बेटी भी थी। आई मेक श्योर ऑल माई पर्सनल वर्क्स इज डन व्हेन अवनी इज एज स्लीप। तो करुणा ने यह कहा कि उसके सारे पर्सनल काम जो हैं वो हो जाने चाहिए जब तक जो है अवनी सो रही होती है। अर्ली आई हैड अ सेट रूटीन, उसने अपना रूटीन सेट किया। माई हस्बैंड एंड आई यूज टू वेकअप, 8-6 बजे वो लोग उठ जाते थे। आई वुड रीहीट द फूड, रीहीट करते थे खाना, फिर से गर्म करते थे वो लोग। फिर जो है मेड उस खाने को पकाती थी पूरे दिन पहले, और पैक करती थी लंच के लिए उनके लिए। देन ही वॉज यूज टू हेड ऑफ टू द वर्क एंड एट द नाइट वी वुड गो आउट। तब वो लोग जो है रात में बाहर निकलते थे। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू माई सेल्फ एंड फॉर माई हस्बैंड, देन सेज करुणा। तो ऐसा करुणा ने कहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि करुणा ने अपनी जॉब को क्यों छोड़ दिया। इसके पीछे का रीज़न ये था कि करुणा जो है अपनी डॉटर के साथ में टाइम नहीं स्पेंड करना पाती थी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि शी डिड नॉट वांट हर डॉटर टू स्पेंड हर अर्ली इयर्स विद हर मेड। तो उनका ये मानना था कि उसकी जो डॉटर है वो अपने अर्ली इयर्स को, मतलब शुरुआती दौर को, वो अपने मेड के साथ में ना स्पेंड करे, उसके साथ खुद वक्त बिताना चाहती थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट वॉज ironical that Karuna's mother should advise her to quit her job and stay at home because, तो क्यों करुणा की माँ ने उससे एडवाइस किया कि वो अपनी जॉब लेफ्ट करे और घर में रहे। इसके पीछे रीज़न पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो रीज़न ये है कि करुणाज मदर हर सेल्फ हैड नॉट क्वाइट हर जॉब टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। करुणा की माँ ने खुद जो है जॉब को नहीं छोड़ा था, लेकिन वो अपनी बेटी को ऐसा सजेस्ट कर रही थी एज शी encouraged independence of the woman। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आफ्टर करुणा क्वाइट हर जॉब। तो करुणा ने अपनी जॉब जब छोड़ दिया था उसके बाद हैड नो टाइम फॉर हर सेल्फ एज अवनी नीडेड ऑल द हर अटेंशन एंड केयर। तो उसके पास अभी भी अपने लिए टाइम नहीं था, क्योंकि उसकी जो बेटी थी वो उसका जो है ज़्यादा टाइम जो है और अटेंशन चाहती थी, केयर चाहती थी, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। करुणा का यहाँ पे स्टेटमेंट था, आई हैव नो टाइम फॉर माई सेल्फ सेज करुणा। दिस सेंटेंस कैन बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टेड स्पीच में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगा कि करुणा सेड, करुणा ने कहा दैट शी हैड नो टाइम फॉर हर सेल्फ, कि उसके पास अपने लिए कोई भी वक्त नहीं है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन में बताया गया है कि 136 से लेकर 150 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको आंसर करना है बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसे सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे 136 क्वेश्चन आ जाता है कि रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, रेमेडियल टीचिंग जो है वो एक तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है
पार्ट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि इसमें बीच-बीच में जो है टेस्ट लिए जाते हैं, असेसमेंट किया जाता है, पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाता है। तो ये इसका मतलब हो जाता है कि डायग्नोसिस करना एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग। तो इसमें पता लगाया जाता है कि जो अधिगम हो रहा है, जो लर्निंग हो रही है, उसमें कहाँ पर गैप आ रहा है, कहाँ पे जो है लैग कर रही है वो। ये ऑप्शन इस तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब हो जाता है कोलैबोरेशन, क्योंकि इसमें समावेश किया गया है, कोलैबोरेट किया गया है हर एक बच्चे को, इसमें हर एक बच्चे का वेलकम किया गया है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल इज टू। मैकेनिकल ड्रिल का जो है एम हो जाता है कि ये इनक्रेज करती है क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स। तो क्रिएटिव यूज़ किया जाए लैंग्वेज का लर्नर्स के बीच में। तो जितने भी लोग जो है बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, उसमें जो है क्रिएटिव यूज़ किया जाए, कुछ नए नए तरीक़ों को अपनाया जाए, इसलिए मैकेनिकल ड्रिल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे अब 139, learners are involved in individual activities, pair work, group work, whole class work because these learners जो है इन्वॉल्व होते हैं इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ पेयर वर्क में और ग्रुप वर्क में और क्लासरूम जो है वर्क में। ऐसा क्यों है? तो इसमें रीज़न हो जाता है कि यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज़ को, वो यूज़ द लैंग्वेज इन द फोकस्ड मैनर फॉर द रियल लाइफ इंटरेक्शन। तो जब वो ग्रुप में इंटरेक्ट करते हैं, क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो रियल लाइफ जो है एक्सपीरियंस के लिए अपनी लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेजेस पे फोकस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहला स्टेटमेंट किया जा रहा है कि फॉर द फॉर्मेटिव टास्क आर मेड फॉर द ऑल द फॉर्मेटिव टास्क आर मेड फॉर द असेसमेंट। देन सेकेंड है यहाँ पे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है टू बी इफेक्टिव, इफेक्टिव रहता है, मस्ट बी कंडक्टेड अर्ली आफ्टर द टीचिंग अ लेसन। तो एक लेसन पढ़ाने के बाद में फॉर्मेटिव असेसमेंट कर लेना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि while all formative tasks are meant for the improving teaching learning, some are used for the assessment too। तो हर एक जो सभी जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव टास्क होते हैं, उनका जो है पर्पस हो जाता है कि इम्प्रूव करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग और लर्निंग को। और सम जो कुछ ऐसे जो है टास्क हो जाते हैं जिनका यूज़ किया जाता है असेसमेंट के लिए। तो ये ऑप्शन एकदम सुटेबल होता है यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड। जब यंग लर्नर्स जो है अपना इंटरेस्ट खोने लगते हैं किसी लेसन से, तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो टीचर को उन्हें टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, या तो उन्हें एक कहानी सुनानी चाहिए या ऐसी जो है इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना चाहिए, जैसे डिबेट है, कंपटीशन है, ये सारी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 142 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, द राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लगाया गया था 2009 में, जो इन्फोर्स्ड हुआ था 2010 में। और इसमें बताया गया था कि 4 साल से लेकर 11 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री में जो है और कंपलसरी जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, had included all-round development of the child as one of the aim of the education। इसमें all round डेवलपमेंट किया जा रहा था बच्चों को, मतलब उनका सर्वांगीण विकास हो रहा था यहाँ पे। इसके पीछे रीज़न बताया गया है। रीज़न ये था कि ये जो है वो नर्चर्स करती थी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड को। तो ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती थी बच्चों को कि उनका फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल
एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो सके। तो उनका हर एक फील्ड में जो है विकास हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, चाहे वो फिज़िकली देखा जाए, मेंटली देखा जाए या इमोशनली देखा जाए। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है और यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जा रहा था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, teachers do not give the meaning of new words to learners directly because टीचर्स जो है नए वर्ड्स की मीनिंग डायरेक्टली नहीं देते हैं बच्चों को। इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे पहले डिस्कवर करें और क्लू से जो है उस चीज़ को ढूंढें, पजल्स का यूज़ करें, तब जाके वो उस जो है वर्ड का मीनिंग ढूंढ सकते हैं। इस तरह से उन्हें कई सारी अदर इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाती हैं इसके साथ। तो इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज। तो इसमें जो है पजल्स जो है ढूंढते थे बच्चे क्लूज का यूज करके, तब वो जो है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे, डिस्कवर करते थे। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको कहेंगे कि नॉन फॉर्मल लर्निंग है ये। तो फर्स्ट है यहाँ पे कि चाइल्ड, नॉन फॉर्मल लर्निंग का इंस्टेंस कौन सा है। तो इंस्टेंस उसमें हो जाएगा कि चाइल्ड लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स से कुछ सीखते हैं तो ये सी में आ जाएगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पे चाइल्ड चाइल्ड लर्निंग आर न्यू गेम्स फ्रॉम द फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कि चाइल्ड लर्निंग थ्रू करेस्पॉन्डेंस लेसन। करेस्पॉन्डेंस लेसन से अगर बच्चे कुछ भी सीखते हैं तो वो जो है इसमें आ जाता है इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल टीचिंग में। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग। ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो डेवलप करता है बच्चों में कोलाबोरेशन को, क्रिटिकल थिंकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। इसलिए यहाँ पे कई सारे फ़ायदे होते हैं और हर एक बच्चे को इसका जो है बेनिफिट मिलता है। तो ये कोलैबोरेशन करता है बच्चों में, उन्हें जो है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को इंक्रीज करता है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चाइल्ड। तो कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो थिंकिंग को जो है बढ़ावा देते हैं बच्चों में। तो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चों में थिंकिंग स्किल को बढ़ावा देते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्स जो क्वेश्चंस होते होते हैं उसमें बच्चा जानता है कि मुझे ही इस पे रिस्पॉन्स करना है, मुझे ही इस पे जो है आंसर करना है, इसलिए उनकी वो थिंकिंग स्किल को प्रमोट करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स नीड to brainstorm ideas, organize them, draft, edit, revise their work is a process which reflect। ये जो प्रोसेस है वो रिफ्लेक्ट करता है कौन से स्किल को, जिसमें बच्चे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं आइडियाज़ के लिए, ऑर्गेनाइज करते हैं उन्हें, ड्राफ्ट करते हैं, फिर एडिट करते हैं इसको और रिवाइज करते हैं अपने वर्क में। तो ये राइटिंग स्किल्स के जो है स्टेप्स हैं, जिसमें बच्चा जो है ब्रेनस्टॉर्म करेगा, आइडिया को ऑर्गेनाइज करेगा, ड्राफ्ट करेगा, एडिट करेगा और इसे रिवाइज करता है अपने वर्क में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे टीचर्स हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय। टीचर कैसे हेल्प करते हैं लर्नर्स को, अपने जो है बच्चों को, कि वो जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नॉलेज को, ज्ञान को इंग्लिश में। फर्स्ट है यहाँ पे गिविंग द लर्नर्स अ लॉट ऑफ असाइनमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट दे दे, प्रोजेक्ट्स दे दे लर्नर्स को, या फिर कलेक्टिंग देयर मिस्टेक्स, उनकी मिस्टेक्स को कलेक्ट करें। अ लर्नर्स मेक्स एंड गिव्स द रिलेवेंट रूल ऑफ ग्रामर इमीडिएट फीडबैक। तो उनकी जो है मिस्टेक्स को कलेक्ट करके, या फिर गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल
इन विच लर्नर्स प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम्स मैकेनिकली, या फिर उन्हें एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल प्रोवाइड करके, या डी ऑप्शन है यहाँ पे इनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन देयर प्रायर नॉलेज एंड देयर न्यू नॉलेज, कि उन्हें ऐसी जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए कि वो अपनी जो है पहले की नॉलेज में, प्रायर नॉलेज में और न्यू नॉलेज में, नई नया जो उन्होंने सीखा है उसमें वो जो है रिलेशनशिप बिठा पाएँ, संबंध स्थापित कर पाएँ। तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कंस्ट्रक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो रीडिंग होती है उसको बेस्ट अचीव्ड कैसे किया जा सकता है, तो इसको बेस्ट अचीव कर सकते हैं लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली। साइलेंटली मतलब शांति से पढ़कर और उससे जो है क्वेश्चन को आस्क करके, आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। डी ऑप्शन इसलिए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, अ टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब्स अ डोमेस्टिक सीन्स। एक जो टेक्स्ट बुक होती है वो डोमेस्टिक सीन्स को डिस्क्राइब करती है, विच शोज द फादर कुकिंग इन द किचन, जिसमें दिखाया गया है कि फादर जो है वो किचन में काम करते हैं और मदर जो है कमिंग होम फ्रॉम वर्क, और मदर जो है वो काम से घर आती है, काम करके तब वो घर आती हैं। एंड देयर सन, और उनके सन जो हैं वो स्विंग कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट कन्वेड, तो ये कॉन्सेप्ट जो है किस चीज़ को कन्वे करता है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये दिखाता है कि यहाँ पे किसी भी तरह का जेंडर बायसनेस नहीं है, कि मतलब लिंग के अनुसार ही उसमें काम डिवाइड किए जाएँ। तो यहाँ पे हर कोई हर एक चीज़ को करने के लिए तैयार है। तो रिमूविंग जेंडर बायस को जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जेंडर बायसनेस को इसमें हटाया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने डिस्कस किए इंग्लिश के क्वेश्चंस को। थैंक यू एवरीवन।